हेलो एवरीवन। तो जैसे कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है मास्टर कैडरे की प्रिपरेशन कैसे करनी है फॉर द एग्जाम फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है उन टॉपिक्स के अंदर और कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी है। साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि आप बुक्स कौन सी प्रेफर कर सकते हो। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हो, पहले से ही मैंने यहाँ पे बनाकर रखा हुआ है एक फ्लो चार्ट टाइप, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो भी हमारे सिलेबस के अंदर हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की या फिर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आप लोग 10th की एनसीईआरटी में से भी ले लेना। वैसे ये नहीं मैं कहूँगी कि 10th की एनसीईआरटी में से सिलेबस आएगा या क्वेश्चंस आएंगे, बट थोड़ा बेसिक जानने के लिए, जैसे कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनिक कई बच्चों को बहुत टिपिकल लगती है, तो उसके लिए अगर वो पहले ही 12th क्लास की ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर देंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसका बेस जानने के लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बिल्कुल बेस है उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो पहले उसके गो थ्रू हो जाइए आप, उसके बाद फिर आप 11th एंड 12th की केमिस्ट्री को पकड़ना। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो आएगा वो हाइड्रोकार्बन्स आएंगे। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपके सिंपल क्या होंगे, एल्केन्स होंगे, एल्कीन्स होंगे, एल्काइंस होंगे, और उसके अलावा बेंजीन की प्रिपरेशन होगी, बेंजीन की रिएक्शंस होंगी, एलिफेटिक कंपाउंड्स होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ऑल दिस। तो ये सारा आपका हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो एल्केन्स की अगर हम बात करें तो एल्केन्स के अंदर से क्या पूछा जा सकता है। देखिए, एक चीज तो कॉमन रहेगी, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है ना, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले तो हमें नोमेनक्लेचर का पता होना चाहिए कि नाम कैसे देने हैं आपने मॉलिक्यूल्स को। तो नोमेनक्लेचर आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर अक्सर काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नोमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले मैं एल्केन अगर लूँ तो एल्केन्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, एल्केन्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, एल्केन्स को बना कैसे सकते हो, उसके अलावा स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स कैसे आ सकते हैं, जैसे आपके पास कुछ फॉर्मूलाज है कि एल्केन्स को कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन है एक, उसके अलावा आपका जैसे स्ट्रक्चर्स को कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे न्यूमैन फॉर्मूला हो गया, साहॉर्स फॉर्मूला हो गया, साइक्लोब्यूटेन को कैसे आप बनाओगे, साइक्लोब्यूटेन के कौन से स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे आपके पास फॉर्म्स आएंगी, जैसे जैसे आप एल्केन्स पढ़ोगे आप उसके अंदर देखोगे कि जैसे अगर आप ब्यूटेन बनाते हो तो ब्यूटेन के अंदर कौन कौन सी स्टेबिलिटी की फॉर्म होती हैं, कौन सी अनस्टेबल्स फॉर्म होती हैं उसकी, एंटी, गॉची, स्क्यूज, लाइक दिस। तो वो सब कुछ आएंगी आपकी एल्केन्स के अंदर, और एल्केन्स आपका किसके अंदर कवर होगा, हाइड्रोकार्बन्स में। सिमिलरली जैसे आप एल्केन्स करोगे वैसे ही आपको एल्कीन्स एंड एल्काइंस की भी प्रिपरेशंस होंगी, प्लस उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो एक और चीज, एल्कीन्स जब आप करोगे तो कुछ रूल्स आएंगे आपके पास जो आपने छोड़ के नहीं जाने हैं, और उन रूल्स में ही एक इंपॉर्टेंट रूल है, कौन सा, मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, डेफिनेशन के आने के चांसेस तो कम होते हैं, क्योंकि वैसे भी ऑप्शनल पेपर हमारे पास होता है तो डेफिनेशन का नहीं बनता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है। अभी 2020 के अंदर एग्जाम हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन था मार्कोनिकॉफ्स रूल पे बेस्ड। आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, पता है ना हमें कि मार्कोनिकॉफ्स रूल्स मेनली किसके लिए होता है, एल्कीन्स के लिए होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दी जाएगी, रिएजेंट दे दिया जाएगा। क्या होता है रिएजेंट इसके अंदर, HBr। HBr भी हो सकता है, और HBr के साथ अगर पेरोक्साइड लगा दिया तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा, लाइक दिस। तो आपको कंपाउंड बताना होगा चारों ऑप्शंस में से कि कंपाउंड कौन सा आपका बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मार्कोनिकॉफ्स रूल में से आते हैं। तो इस तरह आप
एल्कीन्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, एल्काइंस की भी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो, उनकी प्रिपरेशंस देख सकते हो, ये सब चीजें, ठीक है। उसके अलावा एसिडिक करेक्टर भी पूछ लिया जा सकता है। एल्केन के कंपाउंड हो सकते हैं, एल्कीन, एल्काइंस तीनों के कंपाउंड्स हो सकते हैं, और एसिडिक करेक्टर पूछ लिया जा सकता है कि बताइए किसका ज़्यादा होगा, या फिर ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। फिर आता है हमारे पास सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, नोमेनक्लेचर की बात तो हमने पहले ही कर दी है कि नोमेनक्लेचर को तो आपने छोड़ के जाना ही नहीं है, क्योंकि और वैसे भी नोमेनक्लेचर ही नहीं अगर आपको आता होगा तो आप आगे के कंपाउंड्स, जो आगे के पार्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन्हें करने में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर नोमेनक्लेचर कंपाउंड्स का नाम हमें पता होगा तभी तो हम उनकी केमिस्ट्री की बात कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए नोमेनक्लेचर आपने जरूर करके जाना है, चाहे वो आपके पास एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता क्या है हमारे पास, कुछ IUPAC नेमिंग के अलावा इसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स हमारे पास आते हैं, जैसे कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सारे किसके अंदर कवर हो जाएंगे, आपके सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 3-4 कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज पूछ ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कार्बोकटाइन्स की, हमें पता है ना कार्बोकटाइन कौन से होते हैं, जहां पे हमारा कार्बन स्पीसीज के ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। आपको 3-4 कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, सपोज करो एक टर्शरी कार्बोकटाइन दे दिया, सेकेंडरी दे दिया, प्राइमरी कोई भी कंपाउंड दे दिया आपको इस फॉर्म में, पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए क्या रिएक्टिविटी होगी। SN1 रिएक्शंस एंड SN2 रिएक्शंस ये पूछ ली जा सकती हैं आपसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक 1 एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 लाइक दिस। तो इनकी स्टेबिलिटी पूछ सकते हैं आपसे। अगर आपकी रिएक्शन SN1 के थ्रू हो रही है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, तो क्या स्टेबिलिटी हो जाएगी कार्बोकटाइन्स की। अगर आपकी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है तो क्या इसका ऑर्डर हो जाएगा, लाइक दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। मैकेनिज्म बोल दिया जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, SN1 है या SN2 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकटाइन्स वाले आपको रिएजेंट्स दे दिए जाते हैं, आपको कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं और बताना होता है आपको कि ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये आ गया आपका सम बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिमिलरली जैसे कार्बोकटाइन का केस था, फ्री रेडिकल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कार्बो अनाइन के भी आ सकते हैं, कार्बीन्स के भी आ सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ऑल दिस, ये सारे किस में कवर होते हैं, आपके सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, ये आपका कहाँ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस ये है आपका 12th क्लास का है, ये चैप्टर नंबर 10। किस नाम से है ये आपका, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, इस नाम से है ये आपका चैप्टर, ठीक है। हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, तो इसके हैलोएल्केन्स की प्रिपरेशन, हैलोएल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से डिफर करता है, किस तरह से जो है अरेंजमेंट होती है, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स में पूछी जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन में क्या है, मैकेनिज्म, कौन कौन से, जिनकी अभी हमने बात की थी, दैट इज SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको 3-4 कंपाउंड दे दिए और पूछ लिया कि बताइए अगर ये SN1 रिएक्शन होगी तो क्या ऑर्डर होगा इन सारे जो भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनकी रिएक्टिविटी का, लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस जो हैं वो हमारे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 10 के अंदर कवर हो जाते हैं, दैट इज क्या नेम है उनका, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप। तो देखो ये इसके आगे ही है बिल्कुल, कौन से चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, 12th क्लास NCERT की बुक में है आपका, कौन सा चैप्टर है, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, किस नाम से है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन वाला चैप्टर, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर, चैप्टर नंबर 11th 12th क्लास। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, ये कौन सा चैप्टर है आपका, ये भी चैप्टर नंबर 12 है, ये चैप्टर नंबर 12 है और क्लास भी 12th है। और चैप्टर का नेम क्या है इसके अंदर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड्स। चैप्टर नंबर 11 था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर, क्योंकि इन तीनों के अंदर कौन सा ग्रुप आता है हमारे पास, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है उनके अंदर, तो दैट्स वाई ये कौन से कंपाउंड्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड। और ये कौन सा चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 12, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसके अंदर आपके आ जाएंगे अमाइंस, एमाइड्स, डाइजोनियम साल्ट्स, ऑल दिस, ठीक है। तो मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर आपका नाइट्रोजन आएगा वो होंगे आपके अमाइंस, अमाइड्स एंड डाइजोनियम साल्ट्स। तो देखो चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन्स की तो हमने बात कर ली कि किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11, 12th एंड 13th की, ये जो है ये चैप्टर नंबर 13th है, 12th क्लास, ठीक है। तो इनके अंदर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो सबसे पहली बात नेमिंग रिएक्शंस, कुछ 40 to 45 मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हमारे पास गिवन है जो इन चारों चैप्टर्स के अंदर कवर होती हैं। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको कोई भी रिएक्शन दे दी, ठीक है, कोई भी रिएक्शन दे दी और बोल दिया गया कि बताइए, आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, तो ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको उनमें से एक बताना होगा। तो कहने का मतलब नेमिंग रिएक्शन अक्सर पूछी जाती हैं और मोस्टली पूछी जाती हैं। अगर ऐसे नहीं पूछा तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, रिएजेंट्स दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा प्रोडक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, ये है आपके पास, ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपसे और आता भी है काफ़ी बार ये क्वेश्चन। फिनोल ले लिया, ठीक है, फिनोल को इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और बेस बताइए क्या प्रोडक्ट होगा, व्हाट वुड बी द पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर दिस। तो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बोल देंगे हंस-डिकर रिएक्शन, सेकंड बोल देंगे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, थर्ड बोल दिया जाएगा आपको गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और फोर्थ आपको बोल दिया जाएगा रेमर-टेमर रिएक्शन। तो क्या ऑप्शन होगा आपका, रेमर-टेमर रिएक्शन, क्योंकि फिनोल को जब हम क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या मिलता है, दिस, ठीक है। ये तो इस तरह से भी आपको जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेमिंग रिएक्शन ही है ये एक तरह से, बस आपको पहचान होनी चाहिए कि आप कौन सा कंपाउंड ले रहे हो, उसके अंदर कौन सा रिएजेंट ऐड कर रहे हो। रिएजेंट का अगर आपको नॉलेज है, रिएक्टेंट्स का अगर आपको नॉलेज है तो इजीली आप उससे प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर ये कवर हो सकता है। इसके अलावा एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। एसिडिक करैक्टर 4 कंपाउंड्स आपको दे दिए, पूछ लिया जाएगा एसिडिक करैक्टर बताइए कैसे अरेंज करोगे आप। 4 कंपाउंड्स दे दिए। बेसिक करैक्टर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है इस चैप्टर में से मोस्टली जो है वो बेसिक करैक्टर पूछा जाता है और कार्बोनिल कंपाउंड्स में से बेसिकली एसिडिक करैक्टर पूछा जाता है। 4 कंपाउंड दे दिए, बताना होगा कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो अगर बेसिक आपने बताना है तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप उसे बता दोगे, और अगर एसिडिक करैक्टर बताना है आप ये देख लोगे कंपाउंड्स में किस कंपाउंड में इजीली आपका H रिलीज हो रहा है, उस तरह से ये सब कुछ देख के आप एसिडिक करैक्टर बता दोगे। तो ये तो थी बात आपके 12th क्लास के चैप्टर्स हैं ये सारे। 10th ये हैलोजेंस वाला चैप्टर नंबर 10 और ऑक्सीजन एंड कार्बोनिल वाला जो है वो चैप्टर नंबर 11 और एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड्स वो चैप्टर नंबर 12 और नाइट्रोजन वाला चैप्टर नंबर 13। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को 12th क्लास के स्टूडेंट्स सबसे इजी चैप्टर मानते हैं क्योंकि एक तो है ये बड़ा छोटा सा चैप्टर और आता भी इसके अंदर बहुत लिमिटेड सा है, लेकिन जो भी इसके अंदर करने वाली चीज़ है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर क्वेश्चन जो हैं वो मोनोमर के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई पॉलीमर दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 6 दे दिया, नाइलॉन बोल दिया कि ये नाइलॉन 6 है, बताइए इसका मोनोमर क्या होगा।
मोनोमर क्या होता है? जहां से हमारा पॉलीमर बनना शुरू होता है। मोनोमर वो छोटी से छोटी यूनिट होती है, जब वो मिलकर कंबाइन होकर काफ़ी सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पॉलीमर दे देते हैं। जैसे अगर मैं पॉलीथीन की बात करूं, चलो नायलॉन पे तो बाद में जाएंगे, पॉलीथीन की ही अगर मैं बात करूं, पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो क्या होता है? इथीन होता है। ठीक है, इथीन होता है। काफ़ी सारे इथीन मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तभी वो पॉलीथीन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो सिमिलरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए नायलॉन 6 का क्या होगा मोनोमर। तो उसका बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नायलॉन 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है और इसका मोनोमर हमारे पास होता है जैसे कैप्रोलैक्टम। सिमिलरली आपसे नायलॉन 6 के मोनोमर्स पूछे जा सकते हैं, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। सिमिलरली आपसे नायलॉन 610 पूछा जा सकता है। सिमिलरली आपसे डेक्रोन का पूछा जा सकता है, ओरलोन का पूछा जा सकता है, टफलोन का मोनोमर पूछा जा सकता है, ये सब चीज़ें। उसके अलावा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, PDI, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। इस चीज़ के बारे में भी आप जरूर देख लेना, छोटा सा टॉपिक है ये पॉलीमर्स के अंदर, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बायोलॉजी के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते होंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आपका क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, RNA, DNA, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आपकी कवर हो जाती हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? अगर मैं सिंपली विटामिन्स की बात करूं तो विटामिन्स के अंदर कैसे आ सकता है कि बताइए विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन A का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली आपका ग्लूकोज और सुक्रोज जो है, सुक्रोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या प्रोडक्ट आपके पास मिलता है? ऑब्वियसली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो लाइक दिस ये चीज़ें आ सकती हैं। उसके अलावा DNA में से पूछा जा सकता है, आपका RNA में से कुछ पूछा जा सकता है, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फेट शुगर, लाइक दिस ये चीज़ें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं आपकी बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। उससे बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। सिंपली इसके अंदर किसके बारे में है? ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, और उसके अलावा जो मेडिसिन्स हो गई जैसे एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, लाइक दिस ये सारी की सारी जो भी हैं उनके बारे में, एंटीमाइक्रोबियल हो गया और एंटीबायोटिक्स, ये सब पूछ लिया जाता है। कैसे आ जाता है क्वेश्चन इसके अंदर से? आपको कोई मेडिसिन का नाम दे दिया, मेडिसिन क्या, कोई आपको एक केमिकल नेम दे दिया, पूछ लेंगे कि बताइए ये किस तरह का ड्रग है, किस तरह की मेडिसिन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पैरासीटामोल दे दी, तो पैरासीटामोल किस तरह का ड्रग है आपके पास? वो एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे मेडिसिन्स के अंदर से कवर हो जाते हैं। सिमिलरली बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का होता है, वो तो सबको पता ही है, वो चीज़ें तो चलती रहती हैं साथ साथ जब भी ऑर्गेनिक की बात होती है तो। ठीक है, उसके अलावा लास्ट है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके अंदर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता करते हैं किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपीज आपको करनी है? मेनली UV, NMR एंड IR। ठीक है, तो ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनकी थोड़ी डिटेल आपने लेनी है, को बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स में, जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपको इजीली BSc की बुक्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो इसे छोड़कर बाकी जो भी आपका सिलेबस है वो आपका 11th एंड 12th से रिलेटेड है। अब बात आती है बुक्स की। तो देखो बुक्स के लिए तो वैसे NCERT ही बेस्ट मानी जाती है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे कुछ हो, लेकिन अगर आपको और डीप स्टडी करनी है तो उसके लिए आप हेल्प बुक ले सकते हो। जैसे एक आती है प्रदीप्स पब्लिकेशन, एक है आपके पास मॉडर्न ABC, एक है आपके पास दिनेश पब्लिकेशंस की। तो ये सारी बुक्स जो हैं उनके अंदर इनफ दिया हुआ है, मोर देन इनफ जो है वो आपके टॉपिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो। तो ये था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस। तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया। तो इस तरह से आप अपना सिलेबस करके
ध्यान देकर उसके अंदर बुक्स प्रेफर करके अच्छी बुक्स लेकर आप इजीली जो है वो अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।